नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.के. उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत बजट विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बजट। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजेट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। सर्वप्रथम 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए जब एक चमड़े के थैले से इनको निकाला तो उनका मजाक उड़ाते हुए इसको बजट खोला गया, बजट ओपन कहा गया और इस पे एक पुस्तक भी लिखी गई, बजट खोला गया, द बजट ओपन किया। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय और व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। कुछ विद्वान बजट को अनुमानित आमदनी और खर्चों के विवरण तक मानते हैं, जैसा कि अमेरिकी विद्वान, और कुछ विद्वान या लेखक बजट को राजस्व विनियोग अधिनियम का पर्याय मानते हैं, जैसे यूरोपियन विद्वानों में, खासकर फ्रेंच लेखकों में। ले नॉय विलियो ने बजट को परिभाषित करते हुए लिखा है, बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। इसी प्रकार की परिभाषा रीन स्ट्रोम के शब्दों में, बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। एक परिभाषा और देख लेते हैं। जी गीज के अनुसार बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों खर्चों का एक पूर्वानुमान तथा अनुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश अथवा प्राधिकरण है। बिलोवी इन परिभाषाओं से एक भिन्न मत रखते हैं। बिलोवी लिखते हैं कि इस प्रकार बजट आमदनी और खर्चों के अनुसार मात्र से अधिक है। वह एक साथ एक प्रतिवेदन है, एक अनुमान है, एक प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए। वह एक ऐसा प्रलेख अथवा दस्तावेज है अथवा ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा मुख्य कार्यपाल का धन प्राप्त करने वाली और व्यय स्वीकृत करने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का पूर्ण प्रतिवेदन रखती है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष कामकाज की व्यवस्था किस प्रकार की, सरकारी कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है, और इन सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम की घोषणा करती है और बतलाती है कि उस कार्य के लिए वित्त व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी। यह परिभाषा बिलोवी ने दी है। तो बिलोवी ने बहुत विस्तृत रूप से बजट को रेखांकित किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम बजट के बारे में कुछ विशेषताएं या लक्षण समझ सकते हैं। इसमें पहला है, बजट सरकारी रीतियों नीतियों को प्रतिबिंबित करने वाला एक प्रशासनिक दस्तावेज है। दूसरा बिंदु है, विगत वर्षों में कार्यपालिका द्वारा संपादित प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों का एक संतुलित ब्यौरा भी है। बजट सरकारी कार्यकलापों के संचालन के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने और उसे खर्च करने की एक विस्तृत व्यवस्था भी एक बजट है। और चौथा है, बजट व्यवस्थापिका के सक्षम स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले बजट नियमित रूप से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध भी कराने का नाम है बजट। और अंतिम बिंदु के रूप में देख लें, व्यवस्था की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही सतत पुष्टि का प्रमाण माना जा सकता है बजट। तो इस प्रकार आपने देखा कि बजट क्या है। अब हम देखते हैं बजट के प्रकार। बजट के प्रकार का मतलब है कि बजट किस प्रकार का होना चाहिए, बजट का निर्माण कौन कर रहा है। तो सामान्यतः व्यवस्थापिका का बजट, कार्यपालिका का बजट और मंडल अथवा आयोग का बजट। ये बजट का निर्माण जब व्यवस्थापिका के द्वारा संपन्न होता है तो उसे व्यवस्थापिका प्रणाली द्वारा बजट कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्थापिका बजट का निर्माण करती है। दूसरा है कार्यपालिका का बजट। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका ही बजट का निर्माण करती है, उस पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति प्राप्त करके उसको क्रियान्वित करती है, उसको हम कहते हैं कार्यपालिका का बजट। और तीसरा है मंडल अथवा आयोग प्रणाली का बजट। जब बजट का निर्माण किसी आयोग अथवा मंडल अथवा बोर्ड के द्वारा किया जाए तो उस प्रणाली को हम आयोग प्रणाली बजट कहते हैं। भारत में कार्यपालिका प्रणाली का बजट विद्यमान है अथवा प्रचलित है। बजट के सिद्धांत। बजट किन आधारों पर आधारित होना चाहिए? क्योंकि बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक विकास का एक ढांचा है, कार्यक्रम है, योजना है, तो उसको किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन सिद्धांतों में प्रमुखतः पहला सिद्धांत है कार्यपालिका के दायित्व का सिद्धांत।
मुख्य कार्यपालिका प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है और अतः निधियों की आवश्यकता के संबंध में कहीं अच्छी तरह से कार्यपालिका जानती है, समझती है, संसाधन है उसके पास। अतः ये सिद्धांत मानता है कि कार्यपालिका का दायित्व का सिद्धांत कि बजट निर्माण कार्यपालिका का दायित्व है और कार्यपालिका चूंकि सरकार का नेतृत्व करती है, इसलिए कार्यपालिका द्वारा ही बजट तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा है सिद्धांत प्रचार और प्रकाशन का सिद्धांत। जब बजट जनता के लिए बनता है और जनता उससे प्रभावित होती है, अतः परमावश्यक ये हो जाता है कि बजट के विभिन्न चरणों अवस्थाओं से गुजरते हुए उसका प्रकाशन हो, उसका प्रचार प्रसार हो, जनता तक वो कार्यक्रम, सूचनाएं या योजनाएं पहुँचें जो जनता के लिए निर्मित की गई हैं। अतः कार्यपालिका द्वारा बजट बनाया जाए, विधायिका द्वारा उसको स्वीकृत किया जाए और क्रियान्वित करते समय भी इन प्रक्रियाओं को जनता तक प्रकाशन होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है कर लगाने का संसद का एकमात्र अधिकार है। कोई भी कर संसद अथवा विधायिका की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता। कार्यपालिका अपनी इच्छा से या आदेश से कोई कर नहीं लगा सकती। अतः ये सिद्धांत, बजट का सिद्धांत कहता है कि कर लगाने का अधिकार एकमात्र विधायिका अथवा संसद को होना चाहिए। चौथा सिद्धांत है व्यय पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण का सिद्धांत। ये बिल्कुल सर्वे देता है। बजट का सिद्धांत मानता है कि कोई भी राजकीय व्यय विधायिका अथवा संसद की स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। अतः प्रत्येक सरकारी खर्चे के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। भारत में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए लिखा है कि भारत सरकार को धन प्राप्त होने वाली सारी आमदनियां सब प्रकार के ऋणों के भुगतान के रूप में प्राप्त समस्त धन राशियां केंद्र अथवा राज्य की संचित निधि में जमा होगी और इस निधि की कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि किसी कानून द्वारा विधायिका या संसद उसको अनुमोदित या स्वीकृत न कर दे। अगला सिद्धांत है वार्षिकता का सिद्धांत। बजट के सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट का निर्माण किया जाने की आवश्यकता होती है। इसकी समाप्ति पर बजट की स्वीकृति कर प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं। अगले वर्ष के लिए नया बजट आता है या बनवाना या पास करना पड़ता होता है। तो वार्षिकता का सिद्धांत एक वर्ष की वित्तीय वर्ष को मानते हुए स्वीकृति प्रदान करता है। अगला सिद्धांत है संतुलित बजट का सिद्धांत। बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अतः उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि आय और व्यय के मध्य एक संतुलन होना चाहिए। अत्यधिक घाटे का बजट या अत्यधिक लाभ का बजट दोनों ही दोषपूर्ण माने जाते हैं। अगला सिद्धांत है लोचशीलता का सिद्धांत। बजट बनाते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बजट की लोचशीलता होनी चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत हो तो परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला सिद्धांत है स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता का सिद्धांत मानता है कि बजट की रूपरेखा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक नागरिक को उसको समझ में आ सके। अगला सिद्धांत है परिशुद्धता का सिद्धांत। बजट के अनुमान अथवा प्राकलन यथासंभव परिशुद्ध होने चाहिए। वे सूचनाएं जिन पर बजट आधारित है ठीक होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, परिशुद्ध होनी चाहिए। कोई भी तथ्यों को छुपाने या जानबूझकर राजस्व कम अनुमान लगाने की अथवा गलत आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश बजट में नहीं होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत। बजट में सरकार की सभी प्रस्तावित आमदनियों कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। सरकार की आमदनी खर्चों का पूरा विवरण व्यापकता के आधार पर दिया जाना चाहिए। साधारणतः वही बजट श्रेष्ठ माना जाता है, सफल होता है जिसमें व्यापकता का गुण विद्यमान होता है। अगला जो बजट का सिद्धांत है वो है एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की सभी आमदनियों को एक सामान्य निधि में रखी जानी चाहिए। इससे ऐसे ये है कि शासन के समस्त विभागों के आय और व्यय से संबंधित एक ही बजट होना चाहिए। यदि विभागानुसार अनेक बजट रहेंगे तो उसमें कई मुनाफे का बजट दिखाएंगे तो कुछ घाटे का। ऐसी स्थिति में सरकार की निर्मल वित्तीय स्थिति को बिना जटिल हिसाब किताब के लगाए या समन्वय के पता नहीं किया जा सकता। तो बजट दो प्रकार के तैयार किए जाते हैं, एक तो सामान्य बजट, तो दूसरा रेलवे बजट। लेकिन भारत में अब दोनों को एक कर दिया गया है। अगला सिद्धांत है कि अवसान का नियम का सिद्धांत। यह वार्षिकता के सिद्धांत का ही परिणाम है। इसका अभिप्राय होता है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान और बजट की समाप्ति पर खत्म हो जाएंगे। साल के अंत में बची राशियों को भविष्य के व्यय करने के लिए बचाना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।
इसलिए नियम यह कहता है कि बजट की राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए जिसके लिए बजट निर्मित है। और अगला सिद्धांत है शुद्धता का सिद्धांत। बजट आय व्यय के समस्त अनुमानों को अधिकतम शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। विभिन्न विभागों के आय व्यय के जो अनुमान दिखाए जाएं उनका वास्तविक आय व्यय लगभग उसी अनुरूप होना चाहिए, यानी कि शुद्धता का सिद्धांत। और अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता का सिद्धांत के अनुसार बजट के सभी अनुमान मितव्ययता के सिद्धांत का पूरा पालन करते हुए बनाए जाने की आवश्यकता है या बनाए जाने चाहिए। सार्वजनिक द्रव्य के एक पैसे का भी अनावश्यक व्यय, दुरुपयोग, बर्बादी नहीं होनी चाहिए। पैसे का, राशि का मितव्ययता के आधार पर यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। और अंतिम सिद्धांत है बजट नगद सिद्धांत। बजट एक वर्ष के भीतर नगद रूप से प्राप्त होने वाली आमदनियों तथा किए जाने वाले व्यय के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से अगले वर्ष के लिए यथासंभव आय व्यय का वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाना चाहिए या कर लिया जाए। इन आधारों पर हम कह सकते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई भी देश अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकता है, रख सकता है और कार्यपालिका को आकस्मिक अथवा पूरक अनुदान मांगे रखने की गलत रीति का सहारा नहीं लेना पड़ता तथा देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी आकस्मिक वित्तीय संकट से बचाए रखने के लिए उपरोक्त सिद्धांत जो अभी वर्णित किए गए हैं इनकी पालना सुनिश्चित होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। एक बार ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि बजट जब बन जाता है तो उसकी क्रियान्वित हो वो महत्वपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। बजट के आर्थिक सामाजिक प्रभाव। कोई भी बजट बनता है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि बजट केवल एक आय व्यय का दस्तावेज नहीं है। बजट एक राजनीतिक दस्तावेज भी है, बजट एक सामाजिक आर्थिक विकास का दस्तावेज भी है। तो बजट आर्थिक सामाजिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, विकास का उपकरण होता है। जैसे कि ग्लेटन ने 19वीं शताब्दी में कहा था कि बजट केवल गणित का विषय नहीं है बल्कि व्यक्तियों की समृद्धि और वर्गों के संबंधों और साम्राज्यों की शक्ति की जड़ तक हजार तरह से पहुंचने का एक माध्यम है। उपयोग की गई वस्तुओं पर भारी कर लगाकर विनियोजन को प्रोत्साहित करना और देश की आर्थिक प्रगति में उन्नति बजट ही देता है। तो बजट को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का एक कारक माना जाता है। कल्याणकारी राज्य का प्रमाण बजट में ही दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है। ऐसे बजट में समाज सेवा आदि पर भारी व्यय की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि बजट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति पर प्रभाव पड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि समाज के सामाजिक आर्थिक वर्गों को, समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उसमें एक भारी धनराशि की व्यय की आवश्यकता होती है। इसलिए लोक व्यय पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इन बातों के आधार पर इन बातों के साथ ही बजट एक राजनीतिक दस्तावेज भी होता है। वह सरकार के महत्वपूर्ण दर्शन और विचारों की झलक बजट में प्रतीत होती है, प्रत्येक सरकार की। अब हम ये कहें कि अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि आर्थिक विकास को और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होता है कि बजट को सब बहुआयामी तरीके से निर्मित किया जाए, सभी पक्षों को ध्यान में रख के उसका निर्माण किया जाए। इसलिए नेहरू के शब्दों में हम कहें कि बजट इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो बजट एक उद्देश्यपरक होना चाहिए। जो बजट राष्ट्र की वित्तीय स्थिति या सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक दर्पण होता है, दीपक होता है, उसका एक प्रतिबिंब होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की धारा को किस रूप में ले जाया जा सके। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बजट को राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने का एक मात्र साधन माना गया है, लेकिन फिर भी साथ में जीवन की, देश की अथवा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए, सामुदायिक सेवाओं के विस्तार के लिए, जन कल्याणकारी राज्य की भावनाओं को वास्तविक अंजाम तक देने के लिए बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए एलन विलियम्स ने बजट को महत्व को प्रकाशित करते हुए लिखा कि आजकल बजट सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने और क्रियान्वित करने का एक केंद्रीय बिंदु बन गया है। इसी प्रकार की परिभाषा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के शब्दों में है कि बजट ये केवल आंकड़े का दस्तावेज नहीं है जिससे कि सारी अन्य सूचनाएं हैं
जो विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंध उसकी समृद्धि का परिचायक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बजट आर्थिक सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है, एक दिशा देता है, व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास को उन्नत बनाने का एक माध्यम भी है। धन्यवाद।